Let's discuss the chronic suppurative otitis media mucosal type पार्ट 2 इन ENT। तो हमने डिस्कस किया था कहाँ तक कि माइनजियोप्लास्टी में कौन कौन से इंसिजन्स दिए जाते हैं। तो पहला इंसिजन हमने देखा था, दैट वाज वाइल्ड पोस्ट ऑरल इंसिजन, जिसमें वाइड एसेस हमें मिलता है। देन सेकेंड है लैम्पर्ट्स एंड ऑरल इंसिजन। ये इंसिसरा टर्मिनलिस में दिया जाता है जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन स्मॉल रहता है या फिर बहुत कम काम करना होता है। हमें एपिटिम्पैनम में रिमूविंग ऑफ स्कूटम करनी होती है, स्कूटम को रिमूव करना होता है, जो एपिटिम्पैनम का बोनी फ्रेमवर्क होता है उसको रिमूव करना होता है, यानी कि एटिकोनोटोमी करना होता है। तब हम लैम्पर्ट्स इंसिजन देते हैं। तो ये लैम्पर्ट्स इंसिजन किस में यूज़ होता है? एटिकोनोटोमी में। देन है रोजन ट्रांस कैनाल इंसिजन। यहाँ पे इंसिजन हम डायरेक्टली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में देते हैं जिससे कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रेज कर सके। तो अंडर लिम में और ओवर लिम में कुछ इस तरीके से इंसिजन दिया जाता है, ऐसे नीचे साइड में। ये रोजन इंसिजन का डायग्राम है। देन ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है इसमें। अगर इन्फेक्शन के कारण ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी होती है तो इस्चीमिया और नेक्रोसिस के कारण हो जाती है। तो मोस्ट कॉमनली ये किस में होती है? लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस में होती है, और लैंडिकुलर प्रोसेस भी हम उसे बोलते हैं, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस को, क्योंकि वहाँ पे लीस्ट ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए वहाँ पे ईजिली इस्चीमिया और नेक्रोसिस हो जाता है। और इनका मोस्ट कॉमन ऑसिकल भी होती है टू गेट नेक्रोस्ड, सबसे पहले वही नेक्रोस्ड होती है। और अगर बोथ लॉन्ग और लेंटिकुलर दिया होगा ऑप्शन में, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें मार्क करना है लेंटिकुलर प्रोसेस, क्योंकि उसका स्पेसिफिक नेम लेंटिकुलर प्रोसेस है। नाउ हम अगर ऑसिकुलर चेन को भी रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ऑसिकुलोप्लास्टी उसको, यानी कि ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी या ऑसिकुलर चेन को भी हम रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा ऑसिकुलोप्लास्टी। तो टिम्पेनोप्लास्टी क्या होता है? मैरिंजियोप्लास्टी प्लस ऑसिकुलोप्लास्टी, यानी कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को तो रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ में ऑसिकल्स को भी रिपेयर कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा टिम्पेनोप्लास्टी। इसका कुछ क्लासिफिकेशन है जो दिया था वुल्स्टीन ने, वुल्स्टीन क्लासिफिकेशन है। तो इसमें से हम 3 टाइप्स जो है ना उसको फॉलो करते हैं अभी, और जबकि बाकी 2 टाइप्स हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हम उसको सिर्फ जान लेते हैं अभी। तो टाइप 1 टिम्पेनोप्लास्टी क्या होता है? वो मैनिंजियोप्लास्टी जैसा ही होता है, क्योंकि उसमें हम ग्राफ्ट को मैलियस के ऊपर में ही डालते हैं। तो मैलियस को ही हम उसमें भी यूज़ कर रहे थे, मैनिंजियोप्लास्टी में हैंडल ऑफ मैलियस के जस्ट बिलो हम डाल रहे थे। तो ये सेम एज मैनिंजियोप्लास्टी हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम बस रिपेयर कर रहे हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि हम इसको ग्राफ्ट को इनकस में डालते हैं, दिस द सेकेंड ऑसिकल। तो जब मैलियस मिसिंग रहती है ना तब हम इसको यूज़ करते हैं। देन टाइप 3 क्या होता है? हम इसमें ग्राफ्ट को स्टेपिस के ऊपर डालते हैं, और इसको हम मैरिंजो स्टेपेडोपैक्सी भी बोलते हैं। इसको कॉलमला भी बोलते हैं, कॉलमला टिम्पेनोप्लास्टी। कॉलमला टिम्पेनोप्लास्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बर्ड्स में सिर्फ एक ही ऑसिकल होता है, कॉल्यूमेला, इसलिए कॉल्यूमेला टेम्पैनोप्लास्टी हम तब बोलते हैं जब सिर्फ एक ही ऑसिकल बचा होता है हमारे पास। तो इस कंडीशन में जब एक ही ऑसिकल बचा होता है तब मिडिल ईयर में स्पेस बहुत नैरो हो जाता है, इसलिए हम अभी क्या करते हैं आजकल, सिर्फ प्रोस्थेसिस डाल देते हैं। ग्राफ्ट की जगह पे ना हम प्रोस्थेसिस डालते हैं। इसका एक एंड स्टेपिस के हेड पे रहता है और दूसरा एंड रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो मैलियस तो मिसिंग है, तो स्टेपिस के हेड पे ही रखना पड़ेगा हमें, और दूसरा एंड तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आ जाता है। तो ये करते हैं। तो टाइप 1 2 3 जो है ना उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 ऑसिकल्स हैं, तो उन 3 ऑसिकल्स को यूज़ करते हुए हम टाइप 1 2 3 टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। टाइप 1 में मैलियस, टाइप 2 में इनगस और टाइप 3 में स्टेपिस को यूज़ करते हैं। नाउ टाइप 4 क्या है? टाइप 4 तब करते हैं जब इसमें ना क्या करते हैं, ओवल विंडो को ओपन करते हैं। ओवल विंडो जब ओपन रह जाती है और रेस्ट मिडिल ईयर कवर्ड रहता है ग्राफ्ट से, जिससे कि पूरा म्यूकोसा फिर से एक्सपोज ना करे और रिपीटेड इन्फेक्शन ना हो। तो ये वैसे पहले किया जाता था, इसको कैवम माइनर बोला जाता था, और अब इसे नहीं किया जाता है। और अब अगर बहुत रेयर कंडीशन में कुछ करते हैं तो दैट इज़
द प्रोस्थेसिस हम किस में डालते हैं, ओवल विंडो और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं टोटल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस, दैट इज टॉट। तो ये हम अभी करते हैं, और या फिर हम पॉर्प करते हैं, दैट इज पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस। तो जब प्रोस्थेसिस स्टेपीज हेड में डाला जाता है तो उसको हम पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि स्टेपीज है अभी एक ऑसिकल बचा हुआ रहता है, तो इसलिए वो पार्शियल प्रोस्थेसिस, पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस होता है। देन टाइप 5 क्या है, जब फुट प्लेट फिक्स्ड रहता है ना, तो हम ओपनिंग बनाते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के बल्ज में, तो वहाँ पे ओपनिंग बनाते हैं, देन फेनेस्ट्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए अब उसे नहीं किया जाता है। अभी इस टाइप 5 टिम्पैनोप्लास्टी को बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे अगर फेनेस्ट्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे वर्टाइगो भी हो सकता है, क्योंकि फिस्चुला प्रोड्यूस हो गया एक तरीके का, तो वो इनर ईयर में पहुंच सकता है। ठीक है, तो टाइप 5 नहीं करते हैं। देन जब इनकस प्रेजेंट नहीं होता है तो हम बिटवीन मैलियस एंड स्टेप्स ग्राफ्ट को पुट करते हैं, तो इसी से बना है ऑस्टिन्स क्लासिफिकेशन, यानी कि ये बेस्ड है इनकस के एब्सेंस पे और प्रेजेंस पे बेस्ड है हैंडल ऑफ मैलियस और हेड ऑफ स्टेपीज के। हैंडल ऑफ मैलियस और हेड ऑफ स्टेपीज इसमें प्रेजेंट रहता है, तो उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। तो क्या है, टाइप ए में क्या रहता है, सिर्फ इनकस एब्सेंट रहता है और बाकी मैलियस प्रेजेंट रहेगा, स्टेपीज प्रेजेंट रहेगा। टाइप बी में क्या रहेगा, इनकस तो सभी में एब्सेंट रहेगा, इनकस यहाँ भी एब्सेंट रहेगा, देन मैलियस प्रेजेंट रहेगा लेकिन स्टेपीज प्रेजेंट नहीं रहेगा। देन टाइप सी में क्या होगा कि मैलियस नहीं रहेगा, स्टेपीज रहेगा, इनकस तो नहीं ही रहेगा। देन टाइप डी में क्या होगा, इनकस तो नहीं है, बाकी मैलियस भी नहीं रहेगा, स्टेपीज भी नहीं रहेगा, तो तीनों ही नहीं रहेंगे। नाउ हमें इसे डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन में, क्योंकि अगर सिर्फ इनकस एब्सेंट है तो हम जस्ट राइट टाइप ए लिखेंगे और कोई भी डॉक्टर जो भी होगा उसकी रिपोर्ट देखे उस पेशेंट की, वो समझ जाएगा। सिमिलरली अदर टाइप्स भी ईजिली समझ सकते हैं हम, तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी और इस क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं। तो कार्तुश ने इसमें 3 मोर क्लासेस ऐड की थी, वो क्या थी, वो तो इंटैक्ट ऑसिकुलर चेन है, वो इन्वॉल्व नहीं है। ई और एफ है, ABCD तक हमने देखा, देन ई और एफ इन्वॉल्व है। ई मीन्स ऑसिकुलर हेड का फिक्सेशन हो जाता है, अब हेड किसका, मैलियस और इनकस का हेड, उसका फिक्सेशन हो जाता है। और एफ किसके लिए, स्टेपीज फिक्सेशन के लिए, तो स्टेपीज का फुट प्लेट अगर फिक्सेशन हो जाता है तो उसके लिए हम एफ बोलेंगे, एफ टाइप। नाउ हम मैनेजमेंट देखते हैं COM म्यूकोसल का। तो कोई भी सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एक्टिव या एक्यूट इन्फेक्शन में, या फिर जब डिस्चार्ज हो रहा हो तब हम उसको एक्यूट या एक्टिव बोलते हैं ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को मैनेज करते हैं मेडिकेशन से फॉर मेकिंग ईयर ड्राई। ईयर को ड्राई करना हमारा पहला टारगेट होता है, ना कि परफोरेशन को हील करने का। जब ईयर ड्राई हो जाए तभी हम परफोरेशन को हील करने की तरफ जाएंगे, वरना हम मेडिकल मैनेजमेंट पहले देंगे ताकि ईयर ड्राई हो जाए। तो इसका किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, म्यूकोसल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का। एक्टिव अगर रहा यानी कि CSOM जिसको हम बोलेंगे, तो उसमें हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि एंटीबायोटिक्स देंगे, ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे और साथ में ईयर ड्रॉप्स भी देंगे क्योंकि ईयर डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद एक बार ईयर ड्राई हो गया फिर हम मैरेंजोप्लास्टी करेंगे या टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, यानी कि परफोरेशन का रिपेयर करेंगे। और अगर इनएक्टिव है यानी कि ईयर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो हमें पहले 6 वीक्स तक वेट करना है। जब स्टॉप हुआ है ना, हमने एंटीबायोटिक मान लो दिया किसी पेशेंट को, उसका ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, अब एक समय आया जब उसका ईयर डिस्चार्ज रुक गया, तो जब ईयर डिस्चार्ज रुक गया है तो हमें एंटीबायोटिक्स को भी स्टॉप कर देना है। उसके बाद फिर वेट करना है 6 वीक्स तक कि उसका ईयर डिस्चार्ज फिर से तो नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए। तो हम 6 वीक्स तक वेट करेंगे फॉर बीइंग ड्राई विदाउट एंटीबायोटिक्स, बिना एंटीबायोटिक्स दिए उसका ईयर ड्राई रहना चाहिए। तो अगर 6 वीक्स तक उसका ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम मैरेंजोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी के लिए जाएंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, हम वेट क्यों करेंगे 6 वीक्स तक, ताकि हम ये एंश्योर कर लें कि कोई फोकस तो नहीं है क्रोनिक इन्फेक्शन का। वरना क्रोनिक इन्फेक्शन क्या है कि थोड़े दिन बाद शो अप होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम 6 वीक्स वेट करेंगे।
तो ये सारा मैनेजमेंट भी हो गया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोसल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड।